हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस। इसमें हमारा चैप्टर सेकंड है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। नोट्स की वीडियो मैंने पहले ही बना चुकी है, तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों को समझेंगे। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। मतलब हमें ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको हमें बताने कौन सी विधियों से पृथक मतलब अलग किए जा सकते हैं। मतलब कोई भी दो विलेन दिए हुए हैं, उनको हमें अलग करना है। ठीक है, तो कैसे पृथक का मतलब होता है अलग करना, तो कैसे कर सकते हैं हमें उन विधियों के बारे में मतलब बताना है कि कौन सी विधियों से किस चीज़ को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पहले दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना होगा। मतलब तो ये हम किस विधि से कर सकते हैं पृथक। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें हमें सोडियम क्लोराइड से जल को अलग करना है, मतलब पृथक करना है। तो हम किससे करेंगे, वो हम करेंगे वाष्पीकरण से। ठीक है, इसका हमारा पहला जो हमारा आंसर होगा, इसका क्या होगा हमारा वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण से कैसे करते हैं, जैसे कि अब जो सोडियम क्लोराइड का विलयन है जल में मिला हुआ, उसको हम जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो जल होगा वो हीट मतलब भाप बन के वो उड़ जाएगा, मतलब वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो हम उसमें हमारे जो बीकर होगा उसमें क्या बचेगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये किससे हमारा अलग हुआ, वाष्पीकरण विधि से। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको और अच्छे से समझना है तो आप पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें सेकंड हमारा क्या है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है, 2 मिनट में इससे लिख देती हूँ, NH4Cl। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। ये आपको पता होना चाहिए इनके सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना है। मतलब जो अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण है उसको हमें क्या करना है, सोडियम क्लोराइड से हमें पृथक करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो होगा हमारा, इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन कैसे होगा, हम पहले समझते हैं ऊर्ध्वपातन विधि को। मैंने पहले पढ़ाया हुआ ये ऊर्ध्वपातन जो विधि है वो किस तरह से होती है। इसमें क्या होता है, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ठीक है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। मतलब इसमें जैसे दो हमें दिए हुए हैं क्या, एक अमोनियम क्लोराइड और एक सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना है हमें, मतलब ये दिया हुआ है तो दो मिश्रण होंगे हमें। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई भी जो एक होगा वो तो हमारा होगा, एक तो हमारा सीधा ठोस से गैस में बन जाता है, जबकि दूसरा हमारा क्या होगा, ऐसे के ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें उदाहरण में क्या दिया हुआ है, अमोनिया क्लोराइड तथा खाने का नमक में मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। अब खाने का नमक क्या होता है, NaCl। ठीक है, किससे, अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है, उसमें क्या कर रखा है, मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है। मतलब जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, वो क्या होगा, ठोस से डायरेक्ट हमारा भाप बन जाएगा। ठीक है, जबकि जो नमक होगा वो हमारे क्या हो जाएगा, जो नीचे ये बचा है वो हमारा वो शेष बच जाएगा। तो हमारा ये जो हो गया वो अलग हो गया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को हम क्या बोल सकते हैं, नमक। ये आप मत भूलिएगा, अमोनियम क्लोराइड को हम नमक भी बोलते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट, इसमें इस विधि का नाम क्या होगा, ऊर्ध्वपातन विधि। जो सेकंड नंबर इसमें जो विधि का नाम होगा वो होगा ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है, इसमें धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। अब इसमें कौन सी विधि होगी, इसमें होगी निस्पंदन या छानन विधि। मतलब सिंपल ही है, जो इंजन ऑयल है वो एक लिक्विड फॉर्म हो गया और जो धातु के कण होंगे वो एक ठोस फॉर्म में हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब उसको छानेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, जो हमारे कण है वो विलयन से अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, निस्पंदन या छानन विधि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, दही से मक्खन निकालने के लिए इसमें कौन सी विधि का प्रयोग होगा, इसमें होगा हमारा अपकेंद्रीकरण। अब अपकेंद्रीकरण में क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, अपकेंद्रीकरण में होता है जैसे ये दिया हुआ है, देखिए अपकेंद्रीकरण में ये मूल उद्देश्य में क्या है, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो बाहरी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं और हल्के कण ऊपर की ओर। मतलब जब कोई कण होते हैं, जब मतलब किसी विलयन को हम तेजी से घुमाते हैं, उसमें जो भारी कण होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, मतलब नीचे चले जाएंगे सॉरी, और जो हल्के कण होंगे वो हो जाएंगे ऊपर चले जाएंगे। वैसे क्या होता है, जिसमें उदाहरण देंगे दूध से क्रीम का पृथक होना। हम किसी भी, जैसे हमने जो दूध है मतलब दही है, उससे मक्खन अलग करना है, दही को हम मथते हैं तो क्या होता है, मक्खन अलग हो जाता है। मतलब जो हल्का होता है तो
वो ऊपर चला जाता है और बाकी जो भारी होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो वही होता है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्या है, जल से तेल निकालने के लिए, ठीक है, इसमें कौन सी विधि प्रयोग होगी पृथक्करण कीप विधि, ठीक है। और वो कैसे होती है वो देखो, ये देखिए आप, पृथक्करण की विधि, उसमें क्या होता है, मूल सिद्धांत क्या है इसमें, दो अघुलनशील द्रव, मतलब कोई ऐसे द्रव जो घुल नहीं सकते आपस में, जैसे आप पानी ले लो और तेल ले लो तो आपस में वो नहीं घुल सकते, ठीक है। अघुलनशील द्रव जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते, ठीक है, जो आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। पृथक्कारी कीप का स्टार्च कार्क खोलने से, मतलब स्टॉप कार्क, सॉरी इसमें जो वो है ये है स्टॉप कार्क, मतलब एक बटन है घुमाने वाला, ठीक है। स्टॉप करता मतलब वहाँ पे रोक देता है। स्टॉप कार्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा पहले बीकर में बचे तेल को इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, एक बार हम हिलाएंगे पानी इस कीप में जो हमारा द्रव है एग्रेंशियल, तो इसमें डला हुआ है द्रव, उसको हम घुमाएंगे और फिर इसको खोलेंगे, इसमें दो पोर्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम खोलेंगे तो पानी नीचे बाहर आ जाएगा, तो ऊपर हमारा तेल बच जाएगा, ठीक है। अब दोबारा हम इसे क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, एक बीकर ले लेते हैं, फिर इसको खोल देंगे, तेल हमारा अलग आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्या हुआ, पृथक्करण की विधि द्वारा हमारा जो दो अघुलनशील द्रव थे वो अलग हो गए, पृथक हो गए, ठीक है। तो हमारा तेल से, मतलब जल से तेल निकालने के लिए जो विधि प्रयोग होगी वो होगी कौन सी, पृथक्करण की विधि, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, चाय की पत्ती को पृथक करना, वो तो सिंपल है, छानन विधि द्वारा होगा, ये छानोगे तो चाय पत्ती अलग हो जाती है, चाय अलग हो जाती है, ठीक है। अगला हमारे क्या है, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए, वो क्या होगा, चुंबकीय पृथक्करण। मतलब आप क्या करोगे, अब धूल है उसमें लोहे के जो पिन है, मतलब कील है जो भी है उसमें डली हुई है, तो आप चुंबक लेके उसके ऊपर हिलाओगे तो क्या होगा, वो अलग हो जाएगा, मतलब जो लोहा होगा वो चुंबक में चिपक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में, वो तो सिंपल है, रोजमर्रा का काम है। जैसे कि आप क्या करते हैं, एक फटकते हो, मतलब क्या होता है आप में उसमें क्या बोलते हैं, जैसे गेहूं जब साफ करते हैं तो एक गेहूं फटकने वाली जो चीज़ होती है, फटकन विधि भी बोल सकते हैं आप उसे, उससे हम क्या करते हैं, भूसे से गेहूं के दानों को अलग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए, तो इसमें हमारी विधि प्रयोग होगी कौन सी, भारण, ठीक है। फिटकरी से क्या होता है, फिटकरी का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, पुष्प की पंखुड़ियों से निचोड़ के विभिन्न रंजकों को पृथक करने में कैमेटोग्राफी जो विधि होती है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं कैमेटोग्राफी विधि होती कैसी है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, ठीक है, किसी मिश्रण के अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संगठन को पृथक करना, ठीक है। वो हमारी क्या होती है, क्रिस्टलीकरण, ठीक है। उदाहरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करते हैं, घोलते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है, मतलब गर्म करके उसको पृथक मतलब अलग किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रख कर छोड़ दिया जाता है, मतलब जो हमारा विलयन बचा है उसको क्या करेंगे, पूरी रात हम रख के छोड़ देंगे, तो क्या होगा, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है। जो केवल जो शुद्ध मतलब कि कॉपर सल्फेट की जो बिल्कुल शुद्ध होता है, कॉपर सल्फेट ही होगा और कुछ नहीं होगा, वही हमारे क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है। जबकि अशुद्धियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती है, मतलब जो सल्फ्यूरिक अम्ल में रह गया था उसमें क्या हुई, जो अशुद्धियाँ उसमें बच जाएगी, और जो सल्फेट के क्रिस्टल है वो कॉपर सल्फेट वो अलग हो जाएगा, ठीक है, वो शुद्ध होगा। इस विलयन को हम फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब क्या करेंगे, जब छान लेंगे तो हमारा जो क्रिस्टल होगा वो अलग प्राप्त हो जाएगा, तो वो हम क्या हो जाएगा, वो छान लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, विलयन, विलायक, विलयक, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलय तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। मतलब हमें एक चाय बनाने की विधि लिखनी है साइंटिफिक भाषा में, मतलब वैज्ञानिक भाषा में आपको चाय बनाने की विधि लिखनी है अच्छे से, ठीक है। उसमें ये सब जो शब्द दिए गए हैं ये आने चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले पहला पॉइंट, सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में लीजिए। मतलब विलायक क्या होता है, जिसमें कोई भी चीज़ घुलती है उसे हम बोलते हैं विलायक, ठीक है। इसमें चीनी डालिए जो एक विलेय है, विलेय क्या है, चीनी क्या है, विलेय है, मतलब चीनी विलेय क्या होता है,
जो चीज़ घोली जाती है, ठीक है। विलायक होता है जिसमें घुलती है, विलय होता है जो घोला जाता है, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट है आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा, मतलब जब पानी में चीनी मिल जाएगी जो वो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक विलयन होगा, क्योंकि चीनी क्या है, जल में घुलनशील है, ठीक है। अब इसमें 1 या आधा चम्मच चाय की पत्ती डालिए जो जल में एक घुलनशील विलय है, ठीक है, तथा इसे उबालिए। सिंपली हमें उबालना है। फिर आगे लिखेंगे इसमें 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक पुनः उबालिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, जब एक छन्नी से इसे छानिए, आपको चाय घुले या चाय की पत्तियां छानने से ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त होगी। कहने का मतलब जब आप चाय छानेंगे चाय की पत्ती अलग प्राप्त होगी और चाय अलग प्राप्त होगी, ठीक है। ये इस तरह से हमें अब क्या करना है, आपको चाय की आपको विधि लिखनी है बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ की मात्रा को संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया। मतलब जो उसने ये किया है, ये प्रक्रिया की, उस पे से अलग अलग परिणाम प्राप्त हुए हैं, वो इस तरह से हैं, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, KNO3, ठीक है, के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। मतलब एक संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए कितने पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी वो निकालना है, ठीक है। तो किस तरह से निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि 100 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3 का संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु इसकी मात्रा कितनी है, 62 ग्राम। इसमें हमें दिया हुआ है कितनी, 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की हमें मात्रा, ठीक है, ठीक है। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए 50 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर KNO3 की मात्रा हमें निकालनी है, ठीक है। किस तरह से निकालेंगे, एक पेज ले लेते हैं अच्छे से। क्या करेंगे यहाँ पे 62 अपॉन हमारा आएगा 100 इंटू 50, इसको हल करेंगे, 0 0 गया, 5 0 10, 2 3 6 और 2 1 2, तो हमारे कितना निकला 31 ग्राम। ये क्या हमारा निकल गया, पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता जितनी थी हमें इतनी ग्राम की वो हमें निकल गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे क्या, पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल विलयन को जब ठंडा किया गया तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गए, क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है, अतः ठोस KNO3 का क्रिस्टल प्राप्त होगा। मतलब जब भी हम कोई भी घोल ठंडा करेंगे तो क्या होगा, उसकी घुलनशीलता घटेगी, तो क्या होगा, वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। इसमें आगे दिया हुआ है क्या, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें, इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा, ठीक है। 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता इस प्रकार होगी, जैसे हमने सारणी दी हुई है किस तरह से, ये, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी 293, तो इसमें कितनी घुलनशीलता होगी हमारी 32 ग्राम। पोटेशियम नाइट्रेट की, सोडियम क्लोराइड की हमारी कितनी होगी 36 ग्राम, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड की कितनी होगी 35 ग्राम और अमोनियम क्लोराइड की हमारी होगी 37 ग्राम, ठीक है। इसके आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तापमान में वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है तथा तापमान में कमी होने पर क्या होती है, घुलनशीलता घटती है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। हमें उदाहरण सहित क्या करनी है, इनकी व्याख्या करनी है, किसकी, संतृप्त विलयन, कोलाइड, शुद्ध पदार्थ और निलंबन की, ठीक है। तो देखते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है, जब किसी दिए गए
ताप पर किसी विलय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकते तो उस विलयन को हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है, ठीक है। जैसे कि दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। आगे हमें दिया हुआ है क्या? नेक्स्ट हम लिखेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण हो उसे हम बोलेंगे शुद्ध पदार्थ, ठीक है। तथा उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं सोना, चांदी आदि, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कोलाइड। कोलाइड में लिखेंगे कोलाइड विलयन वे हैं जिनमें विलय के कणों का आकार विलयन से बड़े परंतु निलंबन से छोटे होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच के जो कण होते हैं वो होते हैं कोलाइड के वो होते हैं, ठीक है। आगे इसमें क्या है? इसमें विलय के कणों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। मतलब कि हम नॉर्मल आंखों से हम विलय के कणों को नहीं देख सकते तथा ये स्थायी होते हैं। कोलाइड टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि टिंडल प्रभाव होता क्या है। वैसे तो हम पहले देख चुके हैं, फिर भी एक बार आप देख लेते हैं टिंडल प्रभाव होता क्या है। टिंडल प्रभाव में देखेंगे प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कहने का मतलब है कि टिंडल प्रभाव होता है जैसे कोई कमरा है, कमरे में जैसे कोई छिद्र है, उसमें से सूरज की किरण आ रही है, किरण जो आ रही है उसमें क्या होता है? कुछ धूल के कण आपको दिखते हैं, ठीक है। जो दिख रहा है वही हमारे क्या है? टिंडल प्रभाव है, ठीक है। आगे हमें इसमें क्या है? उदाहरण दिया हुआ है रक्त, दूध, फेस क्रीम, मक्खन इत्यादि, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? निलंबन। निलंबन पे हम लिखेंगे क्या? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कर आंखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दे तो ठोस कण नीचे बैठ जाएंगे। मतलब जो मिश्रण है हमारा, अगर हम उसे हिलाए नहीं, ऐसे ही छोड़ दे तो क्या होगा? वो बैठ जाएंगे, ठीक है, नीचे। जैसे कि कीचड़ का पानी, चाक पाउडर तथा पानी में चूना पत्थर इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। हमें क्या करना है? इसको विषमांगी और समांगी मिश्रण में वर्गीकृत करना। मतलब इसमें से कौन से समांगी है, कौन से विषमांगी है, ठीक है। तो अब बताइए हमारा जो सोडा जल है वो समांगी हो सकता है या विषमांगी हो सकता है? आपको क्या लगता है? तो जो सोडा जल है वो क्या है? एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। और लकड़ी क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। और बर्फ हमारा क्या हो जाएगा? ये भी एक समांगी मिश्रण है क्योंकि इसके साथ कण जो है समान है, ठीक है। और वायु हमारा क्या है? ये भी समांगी मिश्रण है, ठीक है। मिट्टी हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी एक विषमांगी मिश्रण होगी। मिट्टी में बहुत अलग अलग टाइप के मिश्रण मिले होते हैं, एक जैसे मिश्रण नहीं होते हैं, ठीक है। सिरका हमारा क्या है? ये भी समांगी मिश्रण है। छनी हुई चाय भी हमारी क्या है? एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वो है आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध है। मतलब हमें कोई रंगीन पानी दिया हुआ है वो शुद्ध है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? वो हम पता चलेगा कैसे, हम बताते हैं, ठीक है। यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, मतलब जब वायुमंडल दबाव पर क्या होता है, जो हमें लिक्विड दिया हुआ है वो 100 डिग्री सेल्सियस होने पर वो उबलने लगता है, तो क्या होगा? वो एक शुद्ध रंगीन द्रव है। क्योंकि शुद्ध पदार्थों का जो क्वथनांक और गलनांक होता है क्या होता है? फिक्स होता है, मतलब निश्चित होता है, ठीक है। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ है। तो उसमें हम देखते हैं इसमें शुद्ध पदार्थ कौन कौन सी है? बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कैल्शियम ऑक्साइड और पारा। शुद्ध कौन कौन से पदार्थें होती है? आपने पहले जैसे पढ़ा होगा, जैसे हमने इससे पहले भी एक लिखा था क्वेश्चन नंबर 4 में, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? वो होता है शुद्ध पदार्थ वो होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा इनमें सभी जो मौजूद कण होते हैं वो रासायनिक प्रकृति के, समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें क्या क्या इसमें शुद्ध पदार्थ है एक बार देख लेते हैं। बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ठीक है, ये हमारे क्या है? शुद्ध पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है?
निम्नलिखित मिश्रणों में से विलेन की पहचान करनी है। ठीक है, इसमें से विलेन क्या है पता करना है, मतलब लिक्विड फॉर्म में। अब मिट्टी तो कोई लिक्विड है नहीं, कोयला भी कोई लिक्विड नहीं है, और वायु भी कोई लिक्विड नहीं है, ये तो गैसीय फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये ठोस हो गया, और ये क्या हमारा लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, समुद्री जल और सोडा जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है क्या, एक तो दूध और स्टार्क विलयन। अब एक बार ये देख लेते हैं कि स्टार्क विलयन होता क्या है। स्टार्क विलयन होता है, स्टार्क के लिए एक रासायनिक परीक्षण होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आयोडीन जो विलयन होता है उसका मिश्रण किया जाता है और उसका रंग नीला या काले रंग से परिवर्तित होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्क की उपस्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो सकती है, स्टार्क की प्रवृत्ति हम उपस्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके क्योंकि ये कोलाइड विलयन होते हैं, ये भी लिख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें दिया हुआ है निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करना है। तो अभी देख लीजिए, इससे तत्व कौन से हैं, यौगिक कौन से हैं और मिश्रण कौन से, वो हमें लिखने हैं। तो सोडियम हमारा क्या है, एक तत्व है। ठीक है, और मिट्टी हमारी क्या है, वो एक मिश्रण है, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप की मिट्टी मिक्स होती है। चीनी का घोल क्या है, चीनी का घोल भी एक मिश्रण है, क्योंकि दो चीज़ें मिलकर एक घोल बनाना, तो वो क्या, वो भी मिश्रण है। चांदी क्या है हमारा, एक वो तत्व है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट हमारे क्या है, वो है एक यौगिक। ठीक है, टीन हमारे क्या है, वो भी एक तत्व है। सिलिकॉन भी हमारा क्या है, तत्व है। कोयला क्या हो गया हमारा, एक मिश्रण हो गया। और वायु क्या है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक मिश्रण। और साबुन हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक यौगिक। ठीक है, मीथेन हमारा हो जाएगा क्या, वो भी एक यौगिक हो जाएगा। और मीथेन का सूत्र ये होता है CH4, इसको इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, वो भी एक यौगिक है। और रक्त हमारा है एक मिश्रण। इस तरह से हमें एक तालिका बना लेनी है इन सबको लिख के। अब इसमें ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है। ठीक है, हमें बताने हैं। क्या क्या दिए हुए हैं, पौधे की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू का मिलना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनना और मोमबत्ती का जलना। हमें इसे बताना क्या परिवर्तन रासायनिक है, वो है ए हमारे क्या है, पौधे की वृद्धि भी हमारे क्या है, परिवर्तन रासायनिक है, परिवर्तन जो हमारे रासायनिक है। और लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और हमारा क्या है, खाना पकाना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और भोजन का पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और लास्ट हमारे क्या है, मोमबत्ती का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्या हमारा ABDE और जी, ये हमारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ए डाल के मतलब उसके अच्छे से। ठीक है, इसके साथ हमारे क्या हुआ, आज के सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को अब स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो से पहले एक बार नोट्स की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो के लिए चैप्टर 3 पढ़ाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।